दो दिन पहले मुझे जलगांव की टीम ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह साहब जलगांव के अंदर माहौल बहुत अच्छा है और बहुत तकलीफ़ें हमें सहनी पड़ी। बहुत लोगों ने ये कोशिश की कि मजलिस ने अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़े नहीं करना चाहिए। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि पता चला हमारे कुछ कैंडिडेट्स के घर के ऊपर कुछ लोग डराने और धमकाने के लिए भी चले गए थे। मुझे जैसे ही ये बात की खबर मिली, मैंने कहा उनसे कहो उनके अब्बा आ रहे हैं। आज उनके अब्बा आए हैं। इंशाअल्लाह सैटरडे के दिन 28 तारीख के दिन तुम्हारे बड़े पप्पा भी आने वाले। एक बात जरा अच्छी तरह से सुन लो, मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात का नाम नहीं है। मैं इससे पहले कि आप लोगों से मुखातिब हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा था, मैं बहुत देर से एक बात के ऊपर गौर कर रहा था कि माइक यहाँ पर है, तकरीर यहाँ पर हो रही है, लेकिन मुसलसल एक कैमरा सिर्फ मेरे ऊपर नजर गाड़े हुए थे। मैंने धीरे से पूछा कौन साहब है, तो पता चला पुलिस वाले साहब है जो लेके खड़े हुए हैं कि क्या बोलने वाले हैं। मैं हमारे पुलिस वाले साहब को कुर्सी लेके आराम से बैठ जाइए, मैं बहुत बोलने के लिए आया। आप कुर्सी दीजिए हमारे भाई साहब को बैठने का। ये आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अब अक्सर ऐसा हो गया है कि मजलिस वाले जहां पर भी जाते हैं बोलने के लिए, एक जलसा तो ऐसा था कि एक पुलिस वाला ये साइड से, एक पुलिस वाला ये साइड से, एक सामने से, तीनों कैमरे लेके खड़े थे। मैंने कहा तीन तीन कैमरे, तो पीछे से मेरे एक साहब उठ के खड़े हुए, साहब एक पीछे भी लेके खड़ा हुआ। मैंने कहा यकीन मानिए मैं सामने से ही बोलूंगा जो भी बोलूंगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से रियान भाई, जिया भाई और जलगांव की जितने भी हमारे नौजवानों की टीम थी, ये पिछले कई महीनों से ये ख्वाहिश जता रहे थे कि हमने जलगांव आना चाहिए, कि जलगांव का माहौल कैसा है। अभी 3 दिन पहले जब हमने ये फैसला किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक जलसा जलगांव में लेंगे, तब असद साहब ने मुझसे कहा कि बरसात के दिन है, बारिश चल रही है, हम खुले में अगर जलसा लेंगे तो कैसा होगा। मैंने कहा जलगांव की आवाम पिछले कई सालों से आपके दीदार के लिए तरस रही है। आंधी आए या तूफान आए, असद साहब इंशाअल्लाह आपका जलसा ऐसा होगा कि अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देगा। मैं आज यहां पर जब आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मजलिस के लिए जो माहौल है वो देखकर एक बात तो तय है, और वो ये तय है कि इंशाअल्लाह 4-5 दिनों के बाद जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे
तो यहां पर इंशाअल्लाह पतंग जरूर पिला कर जाएंगे। मैंने अकबर साहब को कहा, अकबर साहब असद भाई पतंग उड़ाने के लिए आएंगे और 1 तारीख के दिन जितनों की पतंग कटेगी दूसरों की काट के जाएंगे हम जश्न मनाने के लिए इंशाअल्लाह। अकबर साहब भी सुना बहुत कोशिश कर रहे कि असद साहब में नहीं आना चाहिए। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आज से करीब 2 साल पहले पुणे में असद अवैसी साहब आने वाले थे। कोंडवा में उनका जलसा था। पूरी की पूरी शिवसेना और भाजपा लग गई थी कि अमी या धरती और असद अवैसीला पाए ठेऊ देनार नहीं। मैंने कहा अच्छा पाय ठेऊ देणार नाही, त्यांचे पाय बघितले ना किती मोठे मोठे पाय, अभी देखे हैं 6 फुट 4 इंच कितने हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आने देंगे। पूरे कोंडवा इलाके को छावनी का स्वरूप बना दिया गया था। लोगों ने ये तय कर लिया था, शिवसेना और भाजपा के लोगों ने, ये असद अवैसी को हम पूना में नहीं आने देंगे। पुलिस कमिश्नर ने मुझसे पूछा साहब मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। शाम में 6 बजे जलसा होना था, दोपहर 3 बज गए और पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दिया था इस खौफ से कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे। असद अवैसी साहब बस आने को थे। डीसीपी ने फोन किया, पुलिस कमिश्नर ने फोन किया और कहा कि साहब माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, सेना और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम इन्हें आने नहीं देंगे। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि पूना उनके बाप का शहर नहीं है। डीसीपी साहब को कहा अब तुम परमिशन दो या ना दो, असद अवैसी आएगा, बोलेगा, रुका सके तो रुका लो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जलसा वहां पर लिए। वही बात अभी पता चली है कि कुछ लोग पुलिस वालों के पास ये गुहार लगा रहे हैं कि असद अवैसी को जलगांव के अंदर आने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर से जलगांव की पुलिस क्या है कि जब हम बोलने के लिए खड़े रहते हैं तो ये जो कैमरे वाले साहब खड़े हुए हैं ये इंतजार में रहते हैं। और सिर्फ यही इंतजार में नहीं रहते हैं, आज जलगांव के अंदर सेना के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, किसी भी पार्टी के हो, हर एक जना अपने अपने घर में बैठ के भाषण हमारा जरूर सुन रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि इसको कहां पे अटकाए, भाषण में अब क्या बोलता है कि हम वो लेकर जाए और पुलिस वालों से कहे कि देखो इसने ऐसा बोला, अब असद अवैसी को रोक दो। अब इनको क्या मालूम घंटा अपनी आवाम के साथ हम जो रिश्ता बनाए हुए हैं, एक ऐसा रिश्ता बना लिए है हमने कि हम खामोशी में भी बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं और ये घंटा ढूंढते रह जाते हैं कहाँ अटका है। रिवाइंड करते, फॉरवर्ड करते, रिवाइंड करते,
कुछ तो मिलेगा करके कुछ नहीं मिलने वाला, बाबूजी का ठुल्लू। और हम तो आधा ही बोलने के लिए आए हैं, पूरा तो सैटरडे को सुनिएगा। और छोटा मोटा कैमरा नहीं चलेगा, बड़ा लेके आना। और चारों साइड से कैमरे लगाना। मेरे भाइयों, ये वो जमात है, ये वो कौम है जिसने 70 सालों तक सुनते आई है। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना। बहुत सुने हैं हमने, लेकिन अब हम बोलेंगे, बोलेंगे, डटकर बोलेंगे। और तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो रुका क्यों बताओ? और सिर्फ यहीं पे नहीं बोलते हैं, 500 के ऊपर है वहां पर लोकसभा के अंदर 500 के ऊपर एमपीज है, लेकिन सिर्फ एक ही शेर है जो बोलता नहीं है, गरजता है वहां पर। 288 महाराष्ट्र की विधानसभा में है, हम दो ही हैं, हम दो ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। इंशाल्लाह 2019 में देखिए आएंगे। असद साहब इतने सालों तक अकेले वहां पे पार्लियामेंट में रहते हैं, हमने उनको जबान दी है कि असद साहब इंशाल्लाह तुम्हें साथ देने के लिए महाराष्ट्र से हम एमपी तैयार करके भेजेंगे। और इंशाल्लाह अगर इस नतीजे में हम कामयाब हो गए जलगांव से, तो सुन लो, सेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इंशाल्लाह आमदार और खासदार भी हम इस जमीन से पैदा करेंगे। दोस्तों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग हर कोई चाहते हैं, सेना भाजपा वाले चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी जीत गई तो चलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि सेना भाजपा आ गई तो चलेगा, लेकिन मजलिस में नहीं जीतना चाहिए, मजलिस में नहीं आना चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है मजलिस से, लेकिन उन्हें ये क्या पता, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगा। बहुत कोशिशें करते हैं हमारे लोगों को परेशान करना। ये सोचे कि 5-25 लोग हमारे कैंडिडेट के घर पे जाएंगे और वो डर जाएगा, दुबक जाएगा, बोलेगा हाँ तुम आ गए, अब मैं विड्रॉ कर लेता। हम गीदड़, कुत्ते और बिल्लियों को पालते नहीं है, ये शेरों की जमात है मेरे पास, ये शेरों की जमात है। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह अब दिन बदलने वाले हैं, अब दिन बदलने वाले हैं। हमारी क़यादत भी इंशाअल्लाह हमारी क़यादत जिंदा होने वाली है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज मुल्क के अंदर जो ताकतें काम कर रही है, आज जो महाराष्ट्र के अंदर ताकतें काम कर रही है, अगर इनके एजेंडा कुछ है तो यही है कि किस तरह से हम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को सताएं, परेशान करें, हैरान करें, इनके ऊपर झूठे केसेस लगाए, इन्हें कानून के शिकंजे में बांध के रखे। ये समझते थे कि हम गोरक्षा का कानून लेकर आएंगे, ये कौम तो बड़े का गोश्त खाती है, अगर ये नहीं खाएगी तो मर जाएगी। मोदी जी नहीं, मोदी जी, ये कौम नहीं मरने वाली। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है तुझसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और वो
मोदी जी, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये कौम ने अब वो खाना बंद कर दी है, जलगांव में आओ, मांडा गोश्त खा के देखो। हमारी तरफ से दावत देते हैं, मांडा गोश्त की जलगांव के अंदर आइए, खाइए, हम दिखाते हैं। ये समझे कि ये कौम गोश्त नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगी। ये समझे कि अगर मुसलमानों के हज की सब्सिडी हम निकाल देंगे तो मुसलमान अपना दीनी फराज हज पर जा नहीं सकेगा। नहीं मोदी, तुम तो अभी मार्केट में आए हैं मोदी साहब, अभी हम 1400 साल से हम जाते हैं, तेरी छटाक सी खैरात के ऊपर हम जिंदा नहीं हैं। तो समझा कि हमारे पास से सब्सिडी निकाल दी जाएगी और मुसलमान हज को नहीं जाएंगे। नहीं, ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी हुकूमत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की सरकार, एक बात समझ लीजिएगा कि यही वो कौम है जो तुम्हें बनाती है। मोदी साहब, कुछ साल पहले तक आप क्या करते थे? भाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये इसके ऊपर केस नहीं बनता था, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लेकिन मोदी साहब एक पीरियड के अंदर चाय 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 केस नहीं बन सकता है। आप बता देना अपने वकील को। 2019 तक अपने 56 इंच को संभाल के रखिए। दोबारा केतली पकड़ने का मौका आने वाला है। हो सकता है कि किसी दिन भुसावल के स्टेशन के ऊपर या जलगांव के स्टेशन क्या बोलते हुए मिलेंगे? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे देखो हमारे वजीर आजम के ऊपर बोले चाय बेचने वाले। अब चाय बेचने वाले को अगर हम चाय बेचने वाला नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? को शहंशाह आजम कहते हैं। इस मुल्क के अंदर एक ही है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पार्लियामेंट के अंदर, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर अगर कहीं कोई जुल्म, ज्यादती, अत्याचार होता है तो यकीन मानो किसी भी राजनीतिक पार्टी का लीडर क्यों ना हो मुसलमान, लेकिन एक बात सही है कि अगर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए अगर आज कोई खड़े रहता है, कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, तो उस शख्स का नाम है मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। दोस्तों, आज इस हद तक बात पहुंच गई है कि हमारे मजहबी कानून के अंदर तक छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर शरीयत के कानून के साथ छेड़छाड़
हमारे मजहबी कानून को बदलने की ये साजिश, ये कोशिश, ये सिर्फ एक पहल है। ये देखना चाहते हैं कि हम अगर इनके मजहबी कानून को अगर बदलने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं तो ये लोग क्या करेंगे। मुझे फख्र है ये बताते हुए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक आवाज के ऊपर हर बड़े शहर के अंदर और मुबारकबाद के हकदार है जलगांव की भी हमारी माएं और बहनें जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर सड़क के ऊपर निकल कर आई और मोदी साहब को कहा कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, शरीयत के कानून के अंदर कोई खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, आज ये महानगर पालिका के इलेक्शन है। यकीनन हमने हमारे 6 उम्मीदवारों को यहां पर खड़ा किया है। लोग कहते हैं, हम पर आरोप लगाया जाता है कि मजलिस वोट काटने आती है। मेरे भाइयों, यही सोच लेकर हम पिछले न जाने कितने सालों से भुगतते आए हैं। लोग कहते थे ये कौम कभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ नहीं सकती है। लोग कहते थे कि ये कौम को बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं, बिखेर सकते हैं या खरीद सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी सोच को लेकर मेरे अपने शहर औरंगाबाद में पिछले 27 सालों से शिवसेना का अंदाज चुनकर आता था। मजलिस ने जब टिकट दिया और हम मैदान में उतरे तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है कि कभी ये कौम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। मैं 24 साल पत्रकार था। लोग मुझे समझाते कि इम्तियाज भाई, इतनी अच्छी नौकरी है, इतने अच्छे टेलीविजन कंपनी में काम करते हैं, आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ये कौम पे भरोसा मत करो, ये इलेक्शन की एक रात में दिख जाती है, ये पैसों में खरीदी जा सकती है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा था कि इस कौम को मैं एक बिरयानी की प्लेट के अंदर खरीद सकता हूं। जब वो कहते थे तो हमें भी शर्म आती थी, क्योंकि किसी हद तक ये सच्चाई भी थी, हकीकत थी ये। लेकिन हमने कहा अपनी आवाम से कि हम एक कोशिश करेंगे। हमने लोगों से कहा कि जीत और हार की हमें फिक्र नहीं है, हम पूरी शिद्दत के, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे। दोस्तों, आज मेरे शहर के बुजुर्ग ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर उन्होंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा था कि इलेक्शन कल सुबह होने को है और आज रात इलेक्शन से एक रात पहले मस्जिदों के अंदर जमात के साथ तहज्जुद की नमाज अदा की गई थी। जमात के साथ यही नौजवान थे जिन्हें यह डर सता रहा था कि अगर मैं सो गया तो कल ऐसा ना हो जाए कि मेरा वोट कोई और डाल दे। मैं एक दिन जागूंगा। तहज्जुद की नमाज अदा की गई मस्जिदों में जमात के साथ। हमारी माएं और बहनों ने रोजे रखे, मन्नतें मांगी गई थी। यह क्यों हुआ था? लोगों को एक बदलाव चाहिए था। उन्होंने देखे थे
कि जब वक्त आता है कौम के ऊपर, जब जुल्म और ज्यादती हो जाती है तो कोई नहीं आता है। हमने अपनी आवाम से कहा एक बार एक कोशिश करके देखो। हमने अपनी आवाम से कहा कि अगर हम 40-50 हजार वोट लेकर अगर हम हार भी जाते हैं तो यकीन मानो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने कौम को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने आवाम से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए अल्हम्दुलिल्लाह 27 सालों के बाद मेरे शहर से शिवसेना के भगवे झंडे को उखाड़ फेंके और हमारा हरा झंडा नीला झंडा हमने वहां पर लहराया। उसके चंद महीनों के बाद महानगर पालिका का इलेक्शन था, जिस तरह आपका इलेक्शन है। बड़े बड़े सियासतदानों ने कहा ये जो मजलिस के 2 आमदार 2 एमएलए महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, ये महज एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा ने कहा की महाराष्ट्राचे हे 2 आमदार निवडून आलेले आहे, ते एक ऍक्सिडेंट होतं। मी म्हटलो हे ऍक्सिडेंट होतं तर जिथे जिथे इलेक्शन होणार असे ऍक्सिडेंट्स होत जाणार। जहां जहां पर भी इलेक्शन होंगे ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो महानगर पालिका का इलेक्शन आया, लोगों ने कहा चुन के आ गया। अब महानगर पालिका के अंदर इनको अपनी हैसियत समझ में आएगी। बहुत लोगों ने सर्वे किया, सर्वे करके रिपोर्ट दी कि एमआईएम पहली मर्तबा औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन में उतरी थी। पहली मर्तबा पिछले 30 सालों से वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका के अंदर हुकूमत कर रही थी। हम पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने फिर कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं आते हैं। किसी ने कहा हम 2 सीट जीतेंगे, किसी ने कहा 4 सीटें जीतेंगे। एक बहुत बड़ा अखबार था, उसने सर्वे किया और सर्वे करके कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भले ही 40 सीटें लड़ रही है, लेकिन उनके सिर्फ 6 जीत कर आएंगे। बड़ा सर्वे था। हम एक बार फिर से आवाम के बीच में गए और फिर बोला एक बार और, एक धक्का और। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का मारे फिर से 26 कॉर्पोरेटर्स हमारे चुनकर आए। हमारे साथ जो हमारे प्रभाकर पारदे भाई बैठे हुए हैं, सिल्लोड से ताल्लुक रखते हैं, दलित समाज से है। ये 26 जो कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए हैं, ये पूरे के पूरे मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है। लोग कहते थे कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की जमात है। इन 26 के अंदर 5 हमारे दलित भाई भी चुनकर आए और एक हिंदू बहन भी हमारी चुनकर। दोस्तों, हमने एक यकीन पैदा किया और अब हम असद साहब को ये कहते हैं, असद साहब हमारे हैदराबाद से हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी आए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको जलगांव की आवाम की तरफ से, इस सरजमीन से एक और वादा हम करना चाहते हैं। आप हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 आमदार चुनकर आते हैं सिर्फ हैदराबाद से। हमने असद साहब को वादा किया है, असद साहब 2019 के अंदर, ये तो आप नोट ही करिए, बाद में काम में आएगा। 2019 के अंदर जितना हैदराबाद में 7 आमदार चुनकर आते हैं, इंशाअल्लाह उतने आमदार तो हम आपको मराठवाड़ा की सरजमीन से देंगे इंशाअल्लाह। और अगर यही
हमारा धक्का अगर सही लगा तो इंशाअल्लाह 2019 में औरंगाबाद से एमपी भी हमारा, एमएलए भी हमारा और महापौर भी हमारा। सवाल ये है कि अगर ये चीज हम औरंगाबाद में कर सकते हैं तो वो ही बात हम इंशाअल्लाह जलगांव के अंदर भी करके दिखाना चाहते हैं मेरे भाई। बस मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना इल्तिजा करना चाहूंगा आप लोगों से कि हम लोगों को बड़ी आसानी के साथ बांट दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है। हमें खरीदने की कोशिश होती है। इलेक्शन से पहले आएंगे, मोहल्ले के गलियों के अंदर आएंगे, जो उस इलाके के भाई है उनको पैसा देंगे और कहेंगे कि इनके वोट किसी तरह से तकसीम करवा दो। मेरे भाइयों, वो मंजर मुझे आज भी याद है और बड़े फख्र के साथ मैं ये कहता हूं कि कैंडिडेट चाहे कहीं के भी हो, औरंगाबाद के अंदर ये हालत थी कि टेबल तो लगा था कांग्रेस का, टेबल तो लगा था राष्ट्रवादी का, सेना के, भाजपा के। इलेक्शन के दिन मैं एक बूथ के ऊपर गया, वहां से टेबल के पास से गुजर रहा था। मैंने आवाम को एक बात कही थी, भाई मेरे इलेक्शन के दिन कुछ नहीं करना, बस धपाधड़ देना। लोगों को बात समझ में आ गई थी। तो जिस दिन इलेक्शन का दिन था और मैं एक बूथ के पास गया, वहां पर कांग्रेस के टेबल के बाजू से जैसा ही गुजरा तो वहां पर कुछ लड़के खड़े थे, गले में मफलर था, टोपी थी पंजे की। मैं जैसे ही बाजू से गुजरा तो वो लड़कों में से एक लड़का बोला, इम्तियाज भाई मैं समझ गया एक बात कि पतंग अपनी है, मांझा किसी का भी ले लो चलो। मेरा इशारा समझ गए, पतंग अपनी चलाओ, मांझा सब चलता है। सालों ने बहुत हराम का पैसा कमाई है, जो कर सकते करो। इलेक्शन के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 कैंडिडेट जीत कर आ जाएंगे, जिनसे मांझा लिए हैं उनको एक मर्तबा मांडे गोश्त की दावत दे देना। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि इलेक्शन से 1 रात पहले, 2 रात पहले आपके पास भी लोग आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे वोटों की तकसीम हो सके। आज इस मुल्क के अंदर मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की क़यादत अगर खत्म हुई है तो एक सच्चाई है, और हर यहाँ पर मौजूद मुसलमान और दलित समाज के जितने भी लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रखना और ये सवाल करना कि इतनी बड़ी आवाम, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हमारी तादाद होने के बावजूद भी आज हमारी सियासी ताकत इसलिए खत्म हो गई है कि सच्चाई ये है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं जो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को मुसलमानों ने ही हराया है। मुसलमानों को मुसलमानों ने ही हराया है। चंद पैसे लेते हैं ये लोग और इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें जीतना नहीं है इलेक्शन। आज इन इलाकों के अंदर, इन बस्तियों के अंदर हम जहां खड़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि जो मुसलमान कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से खड़े किए गए हैं वो उनके खुद के जीतने के लिए नहीं खड़े किए गए हैं, वो मजलिस को हराने के लिए खड़े किए गए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है मेरे इन गयूर मुसलमान भाइयों के ऊपर, इंशाअल्लाह 1 तारीख के दिन अगर मोहर लगेगी तो इंशाअल्लाह सिर्फ पतंग के ऊपर लगेगी। मेरे भाइयों, 1 तारीख का दिन सुबह फजर की नमाज पे आपको उठना है और लाइन में खड़े रहना है। अपनी माएं और बहनों को उठाइए,
उनसे कहिए अम्मी आज का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी आवाज मैं पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। अपनी बहन से कहिए आज एक दिन तुझे जल्दी उठना है, सुबह 7 बजे लाइन में खड़े रहकर वोट देना है, तब जाकर हम इस काम को अंजाम देंगे। मैं नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि इलेक्शन के दिन हम अपना वोट दे देते हैं, मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं, कहीं खबर आती है कि इस बूथ के ऊपर हंगामा हुआ है, कहीं व्हाट्सएप के ऊपर फोटो चलाई जाती है कि फला फला शख्स को मारा गया है, किसी के ऊपर हमला किया गया है। हमारे नौजवान मोटरसाइकिल लेते हैं और निकल पड़ते हैं। मैं आप लोगों से पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी खबर आ जाए, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जिम्मेदारी आप निभाइए। अपनी जगह से मत हिलिए, अपने इलाकों से मत हिलिए। जो भी हिसाब किताब करना है 5 बजे के बाद करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन ऐसी साजिशें करके ये सब हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेरे भाइयों, मुझे यकीन है कि जलगांव की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंतजार है और हमने उन्हें बड़ी उम्मीद और इस यकीन के साथ ये दावत दी है कि असद साहब एक बार आप जलगांव आइए और देखिए कि नौजवानों की मोहब्बत आपके लिए कितनी है। इंशाअल्लाह असद अवैसी साहब के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर मेरा एक साथी है, बड़ा खतरनाक पठान है, उसको भी लेके आएंगे। बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का सबसे अहम शख्स होता है। उसी के बोलने के ऊपर मुख्यमंत्री साहब खड़े रह सकते हैं। अगर उन्होंने बोल दिए कि बैठ जाओ तो उन्हें बैठना पड़ता है। सभी मंत्री हो, आमदार हो, अध्यक्ष महोदय की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता है। अभी 4 दिन पहले एक डिबेट हो रही थी तो हमारा पठान वहां पे खड़े रह के क्या बोलता है, वो अध्यक्ष महोदय हमारे लोगों को बोल डालो साइलेंट हो जाओ, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अब आप सोचिए, मैं बाजू बैठा हुआ हूँ, वो जब खड़े रहता है तो मेरे को टेंशन हो जाता है ये क्या रख के देता है। तो मैं दुआ पढ़ते रहता हूँ, भाई इसका भाषण अच्छे से हो जाना करके, तो कहाँ दे डालता है किसी को। तो इंशाअल्लाह वारिस पठान को भी हम लेके आएंगे, कहेंगे कि तुम भाषण तो दे हो जो, लेकिन 6 जितने भी वार्ड है जरा पठान को टहलाओ, पूरे वार्ड के अंदर पदयात्रा करवाओ उसकी। 29 तारीख के दिन इंशाअल्लाह वारिस पठान आएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ आखिर में इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग अपने वोट को दीजिएगा, अपने वोट को तकसीम मत होने दीजिएगा। और जो लोग आपके नाम से, आपकी कौम के नाम से अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक बात कहना चाहूंगा। अभी भाई आखिरी के ओवर से बचे हुए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर अगर आप शिवसेना से खड़े हुए हैं, भाजपा से खड़े हुए हैं, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप ही के लोगों ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक रामजादे और एक हरामजादे। और आप क्या है मुझे पता नहीं है। हम भाई के चाहने वाले हैं। बस एक मर्तबा आप लोगों से इतना कहूंगा, 70 सालों तक हमने सबको आजमाया है। एक बार मैं आपसे इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं और ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि मेरे ये 6 शेरों को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 1 तारीख के दिन वोट दीजिए और कामयाब करिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया।